अंडर कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंप्लीशन मकान में क्या अंतर होता है टैक्स के लिहाज से? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में 5% जीएसटी देना पड़ेगा। लेट्स से एग्जांपल, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 5 लाख रुपए आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कैश फ्लो डिप हो गई तो आप पे नहीं कर पाएंगे, तो उसी नहीं आएगा, तो वो उस केस में कस्टमर को सफर करना पड़ता है। लेकिन वही अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, लोन अगर करवाते हैं, वो लैब के थ्रू होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो जाता है, उसका हायर रेट होता है। अच्छा, वो हाउसिंग लोन नहीं कहलाएगा। जितना रिस्क दिखता है बैंक को रिकवरी में, उतना ज्यादा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करते हैं। अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवारें नहीं होती, बल्कि एक आम आदमी के जीवन भर की कमाई और ढेरों सपने होते हैं। लेकिन जब हम घर खरीदने के लिए निकलते हैं तो एक सवाल हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, कंफ्यूज करता है। अभी बन रहे घर यानी अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाऊं या फिर सीधे बने बनाए रेडी टू मूव घर खरीद लूं। एक तरफ कम कीमत और आसान किस्तों का लालच, तो दूसरी तरफ तुरंत कब्जे और मानसिक शांति का भरोसा कि भाई पैसा दो और तुरंत अपने घर में शिफ्ट हो जाओ गृह प्रवेश करा के। ऊपर से जीएसटी, टैक्स बेनिफिट्स और छिपे हुए खर्चों का गणित दोनों ही केसेस में इतना उलझा हुआ है कि समझ नहीं आता कि बचत कहां ज्यादा हुई, कहां सस्ता मकान पड़ने वाला है। आज इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान धन की बात कार्यक्रम में जुड़े हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एमएस प्रसाद सर। सर का बहुत बहुत स्वागत करेंगे नवभारत टाइम्स में। सर जीएसटी मामलों के जाने माने एक्सपर्ट हैं और आज हमें बताएंगे कि एक घर खरीदार के तौर पर आपकी जेब के लिए क्या सही है। सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे navbharatttimes.com NBT ऑनलाइन के बिजनेस एडिटर, बिजनेस हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिशिर चौरसिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर जी, पहले सर से सवाल करें प्रसाद जी से, लेकिन जरा एक आम निवेशक के मन में क्या उलझनें होती हैं जब वो घर खरीदता है? आप तो कई सारी स्टोरीज देखते हैं, कई लोगों के फ़ोन भी आपके पास आते हैं पता करने के लिए भाई क्या किया जाए। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, घर नहीं मकान कहिए, घर तो लोगों से बनता है, बच्चों से, घरनी से घर बना हुआ है। तो एक पति पत्नी और बच्चों से घर तैयार होता है, ईंट गारे से मकान तैयार होता है। तो एक मकान खरीदते समय हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनके मन में उलझन होती है कि क्या फंडामेंटल डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंप्लीशन वाले मकान में। तो मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट सीए एमएस प्रसाद जी यही बताएं। सबसे पहले आप इस उलझन को सुलझाने में मदद करें कि अंडर कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंप्लीशन मकान में क्या अंतर होता है टैक्स के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने व्यूअर्स हैं उसको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, मकान एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल वो वेल्थ का जरिया नहीं है। मकान एक ऐसा चीज है जो समय के साथ में जोखिम को झेलते हुए जो नकदी प्रवाह आपने किया है ना, एक लॉन्ग टर्म में जा करके हमारा एक वेल्थ बन जाए। क्योंकि वेल्थ ऐसे क्रिएट नहीं होता सिंगल डे में, आपको उसके साथ रिस्क भी लगाना पड़ेगा, आउटफ्लो भी करना पड़ेगा, देन वो एक वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। और आज के डेट में वेल्थ क्रिएशन एक्टिव नहीं, पैसिव पैसे कमाने का एक जरिया भी बन चुका है जी। तो अब कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखते हैं, जो व्यूअर्स है उसके प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें सोचे, तो सबके दिमाग में यही होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेना हमारे लिए सही है कि प्रॉपर्टी के बाद जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाए तब प्रॉपर्टी परचेज करना सही है जी। तो मैं बता तो इसमें बहुत सारे रिस्क, कैश फ्लो, सर्टिफिकेशंस बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। एक एक टॉपिक्स को हम उठाते जाते हैं। जैसे कोई भी कस्टमर आता है, वो बोलता है कि कोई प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुई है, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो पहले क्या क्या क्राइटेरिया आपको है वो देख लीजिए। इनिशियल स्टेज पर जब भी आप इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आपके पास पैसे कम लगेंगे, बिल्कुल सही है, आपका कैश फ्लो कम लगेगा। लेकिन अभी तो आपने इन्वेस्ट करने के लिए कैश फ्लो कम लगेगा, बट आपको जीएसटी का भी मार पड़ेगा उस पर। अगर रेसिडेंशियल लेने के लिए जाते हैं तो 5% जीएसटी लग जाएगा, अगर कॉमर्शियल लेने के जाएंगे तो 12% जीएसटी लग जाएगा। मैं इफेक्टिव जीएसटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सर्टेन लैंड का 1/3 एग्जम्पशन होता है। मैं इफेक्टिव जीएसटी की बात करता हूँ। अगर वही आप लेट करके जाएंगे, लेट से कि कोई प्रोजेक्ट अभी लॉन्चिंग स्टेज में है, तब तो आपको जीएसटी लग जाएगा, लेकिन हो सकता है कि प्राइस कम पड़े, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं आज के डेट में।
तो 5 साल का कॉस्टिंग भी आपको देखना पड़ेगा। क्या 5 साल तक आप ईएमआई भी पे करते रहेंगे और 5 साल तक आप रेंट पे रहते हैं वो भी पे करते रहेंगे? अगर दोनों पे करने में सक्षम है तब तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। अगर दूसरी साइड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आप परचेज करते हैं तो उसमें आपको जीएसटी कॉस्ट नहीं लगता, लेकिन जीएसटी कॉस्ट को सेव करने के लिए तब तक उस प्राइस जो है प्रॉपर्टी का बढ़ गया रहता है, इन्फ्लेट हो गया रहता है, तो उस टाइम में आपको एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा उसी प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन उस प्राइस देने के बाद आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। जैसे आपने उस प्रॉपर्टी को आपने परचेज किया, फिर आपने वहां पर रहना शुरू करिए, या तो पोजीशन ले लीजिए प्रॉपर्टी को या लेट आउट कर दीजिए, भाड़े पर लगा दीजिए, किराए पर लगा दीजिए, एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। तो इसको दो तरफ हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारे को इनिशियल अमाउंट कम लगता है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमारे को ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है, कैश आउटफ्लो ज्यादा होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हमारे पास कोई इनफ्लो नहीं होता, कोई रेंटल इनकम नहीं मिलता, लेकिन अगर वही कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो हमारा इनफ्लो मिलता है, उस पर रेंटल इनकम पर हम लगा सकते हैं। रिस्क अंडर कंस्ट्रक्शन में ये रहता है, कई बार आपने सुना होगा कि बिल्डर जो है ना बीच में छोड़ दिया, काम रुक गई, स्टक हो गया, तभी गवर्नमेंट ने एक रेरा इंट्रोड्यूस किया। मई 2016 में गवर्नमेंट ने रेरा को लेकर के आया, रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाया, सो दैट कि कोई भी बिल्डर कोई एक्सक्यूज ना कर सके। उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बनाया कि जो भी कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर होगा उसका 70% केवल लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जाएगा, 30% में अपना बिल्डर अपना ओवरहेड मेंटेन करेगा। तो बीच बीच में गवर्नमेंट ने अपना जीएसटी भी लाए, रेरा भी लाए, सो दैट कि कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सके। तो मैं एक लाइन में ये बोलना चाहूंगा कि केवल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड कंस्ट्रक्शन में लगाना और आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना, दोनों में जब भी आप इन्वेस्ट करने के लिए जाए तो आपके पास पूरा प्रोस एंड कॉन्स होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कैश आउटफ्लो, रिस्क फैक्टर होना चाहिए आपके पास में, फिर वो प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है कि नहीं, अगर वो लैंड है तो लाइसेंस प्रॉपर मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, वगैरह वगैरह। इस सब पे आपको ध्यान रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी होती है वो सस्ती क्यों होती है। लेकिन सर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि रेरा आपने उल्लेख किया कि रेरा 2016 में आया, तो वो जो कानून था रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, वो बायर को कैसे प्रोटेक्ट करता है, उससे कैसे सुरक्षा मिलती है खरीदार को? देखिए, जब मई 2016 में गवर्नमेंट ने फर्स्ट में 2016 को रेरा को लाया था तो पार्शियली रेरा एप्लीकेबल हुआ, और आफ्टर 1 ईयर फर्स्ट मई 2017 में जाकर के फुल रेरा का प्रोविजन इंप्लीमेंट हो गया था। ये सेंट्रल का एक्ट है, सेंट्रल एक्ट इलेक्ट हो गया था मई 2017 में। हर स्टेट को बोला गया कि अपना अपना रूल बना लीजिए, अपने अपने एरिया के हिसाब से रूल बनाइए, और सब ने 6 मंथ्स के टाइम में, 1 ईयर के टाइम में अपना ओवर द पीरियड में सबने रूल बना दिया और इनेक्ट हो गया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मई 2017 ऑनवर्ड फुल फ्लेज में रेरा एप्लीकेबल हो गया। और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जिसके पास ओसी और सीसी नहीं मिला था, ओसी सीसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस प्रोजेक्ट को नहीं मिला था, उस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को रेरा ने बोला कि आप रेरा इंप्लीमेंट करवाइए और उस प्रोजेक्ट पे रेरा सर्टिफिकेट लीजिए। जब रेरा में आ गया कोई प्रोजेक्ट तो उसके बाद में जो भी कस्टमर से पैसा आता गया तो बकायदा उसको हर 3 महीने में सीए से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और आर्किटेक्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इस तीनों सर्टिफिकेट जिसको क्यूपीआर बोलते हैं, उस तीनों सर्टिफिकेट को बैंक में सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद ही बैंक आपको अलाउ करेगा कि जो आपके कलेक्शन अकाउंट में, जो मास्टर कलेक्शन अकाउंट में कस्टमर का पैसा आया हुआ है, उसमें से 70% विड्रॉ कर सकते हैं, जिसको टेक्निकल में रेरा अकाउंट बोलते हैं या सेपरेट अकाउंट बोलते हैं। अब वो 70% तभी परमिशेबल होगा जब आप लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। तो कोई बिल्डर अगर लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पेमेंट करने के लिए नहीं ले रहा है तो बैंक उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह से कस्टमर का जो फंड है 70% प्रोटेक्ट कर दिया टुवर्ड्स लैंड और कंस्ट्रक्शन पेमेंट के लिए। जो 30% उसके पास बचता है उसमें आप ओवरहेड, सेल्स, मार्केटिंग, अपने स्टाफ, बैक ऑफिस मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह जो भी है बिल्डर का। इस तरह 70% को रेरा ने प्रोटेक्ट कर दिया।
अच्छा सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखें, एक शख्स के पास पहले से ही अपना घर है, मकान है, वो उसमें रह रहा है, लेकिन उसकी इस बीच में कमाई बढ़ती है और उसने कुछ अपना कुछ पैसा भी जमा कर लिया है। अब वो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अगर कोई प्रॉपर्टी जनरेट करना चाहता है तो उस लिहाज से अंडर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा घर ठीक रहेगा या रेडी टू मूव रहेगा? आपने चीज़ों को इससे पहले ही बताया, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे बेहतर आती हुई दिखाई दे रही है जीएसटी के लिहाज से अगर हम देखें तो? देखिए, अगर आप जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जितने भी है, गवर्नमेंट बोलती है उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में 5% जीएसटी देना पड़ेगा। लेट्स से एग्जांपल, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 5 लाख रुपए आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इफेक्टिवली आपको 1 करोड़ 5 लाख का कॉस्ट पड़ रहा है, और ये 5% कॉस्ट अभी पड़ रहा है जीएसटी का अगर रेसिडेंशियल लेते हैं। अगर यहीं पे आप कॉमर्शियल लेते हैं तो कॉमर्शियल में 12% जीएसटी है। अगर अफोर्डेबल अगर लेते हैं तो अफोर्डेबल में 1% जीएसटी है, नॉन अफोर्डेबल में 5% जीएसटी है। तो इनिशियल स्टेज पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम एक जीएसटी का कॉस्ट आता है। लेकिन अगर यहीं आप रुक करके, लेट से कि सर्टेन पीरियड के बाद 4 साल या 5 साल के बाद जो ओसी आ जाता है, बिल्डर के पास ओसी या सीसी आ जाता है, उसके बाद अगर प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं तो आपको जीएसटी का कॉस्ट बच जाएगा। लेकिन जीएसटी का कॉस्ट तो 5% बच जाएगा या 12%, उस टाइम तक हो सकता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ का हो गया रहेगा, उसका वैल्यू एडिशन हो गया रहेगा। तो आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हम ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड में, जिसको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बोलते हैं, बहुत सारे प्लान चलते हैं बिल्डर का, डाउन पेमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होती है, या कुछ सबवेंशन स्कीम निकाले थे वो बिल्डर सब निकालते हैं कि अगर आप 30% अभी दो, रेस्ट 70% एट द टाइम ऑफ पोजीशन देना है। तो इस कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग पीरियड में आपको ईएमआई का एक मार पड़ता है। जब 4 साल 5 साल तक ईएमआई दे रहे हो, आप इधर रेंट भी पे कर रहे हैं, इधर ईएमआई भी पे कर रहे हैं। अगर आप दोनों कैपेबल हो पे करने के लिए, तब तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाइए। अगर आपको लगता है हम रेंट भी पे करें और अंडर कंस्ट्रक्शन का ईएमआई पे करें, तब तो आप वेट कर लीजिए, अभी रेंट पे करिए अपना जहां रहते हैं, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जब ओसी आ जाएगा, सीसी आ जाएगा, तब परचेज करिए। उस टाइम में आपको जीएसटी बच जाएगा। और जो रिस्क, मैं बार बार रिस्क बोलता हूँ, अभी हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट में आपने लगाया है तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा मार्केटिंग चल रहा है, लैंड इनिशियल स्टेज पे है, बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन ओवर द पीरियड जैसे स्ट्रक्चर वर्क हो जाती है, स्ट्रक्चर होने के बाद जब फिनिशिंग की टाइम आती है, लॉ लिटिगेशन आ गया, कोई रेरा का कंप्लेंस आपने नहीं किया है, कोई अथॉरिटी का आपने लैंड पे नहीं किया, जैसे नोएडा वगैरह में जाएंगे तो नोएडा में ओसीसीसी से पहले आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी या ईटा, इन लोगों के से आप एनओसी लेना पड़ेगा। उस एनओसी के लिए लीज रेंट आपको लैंड का पूरा पे करना पड़ेगा। कैश फ्लो में कैश फ्लो डिप हो गई तो आप पे नहीं कर पाएंगे, तो ओसी नहीं आएगा, तो वो उस केस में कस्टमर को सफर करना पड़ता है। पूरे एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करना सही रहेगा। उस केस में आप रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर देखते हैं कि बिल्डर का रेपुटेशन क्या है, क्या इन्होंने पास्ट में बहुत सारे और हैंड ओवर कर दिया प्रोजेक्ट, या हर प्रोजेक्ट स्टक तो नहीं है, तो उसमें आपको ड्यू डिलिजेंस भी करना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल का सहायता लेना पड़ेगा, जो रियल एस्टेट एजेंट है या फिर जो भी कंसल्टेंट है, उनसे आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लगाना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी का वैल्यू तो कम है बट थोड़ा रिस्क उसमें ज्यादा है, आ जाता है, उसके बाद आपको कोई रिस्क नहीं रहता है, पेमेंट कर दिए, अगले दिन से रहना शुरू कर दीजिए। उसमें केवल एक ही चीज है, आपको थोड़ा यहाँ एक चीज और सवाल उठता है कि एक तो आपने बता दिया कि टैक्स में इम्प्लीकेशन में है, रिस्क में है। अच्छा, जब हम फाइनेंसिंग, हर एक व्यक्ति के पास तो इतने कैश होते नहीं है कि उन्होंने बैंक से, अकाउंट से या घर से निकाले पैसे और खरीद ली प्रॉपर्टी। अमूमन व्यक्ति किसी न किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से फाइनेंसिंग कराता है। तो क्या फाइनेंसिंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी मसले पर कहीं कोई अंडर कंस्ट्रक्शन और कंप्लीटेड प्रॉपर्टी में कुछ अंतर होता है क्या? सर, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जब भी जाएंगे ना, तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, होम लोन वगैरह के लिए प्रमोट करती है, गवर्नमेंट का भी अपना स्कीम चलता है जो सबको घर मिले। तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एसबीआई का, जो भी मैं अभी प्रेजेंट का बता रहा हूँ, तो तकरीबन 7.5% है रेट, 7%
करीब 9.5% हुआ करता था, 10% हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए। मैं रेसिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। लेकिन वही अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, लोन अगर करवाते हैं, वो लैब के थ्रू रहता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो जाता है, उसका हायर रेट होता है। ओ अच्छा, वो हाउसिंग लोन नहीं कहलाएगा। वो हाउसिंग लोन है, हाँ हाउसिंग लोन भी करवाएगा। उसमें 2 कैटेगरी होते हैं, लैब में भी आता है, कंस्ट्रक्शन लिंक नहीं होता, वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पे आपने लोन ले लिया। अच्छा, तो उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस थोड़ा सा होता है? हायर रहता है, सीएलपी के अगेंस्ट में थोड़ा सा हायर होता है सर। अच्छा, सब्जेक्ट टू आपके मतलब प्रोफाइल, सिविल, सब पे डिपेंड करता है। आपका सिविल में क्या है उस सब पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोरिंग अच्छा है, मोर देन 80 है, 800 है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। अगर कम होता है तो उसको ज्यादा लोग चार्ज करते हैं। मतलब बेसिकली जितना रिस्क दिखता है बैंक को रिकवरी में, उतना ज्यादा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है। ओके। अच्छा, इसी में एक ये भी है सवाल कि सर आज की तारीख में जैसा आपने भी कहा कि लोग कॉमर्शियल स्पेस को भी ख़रीदने के लिए जाते हैं, आम आदमी चाहे ऑफिस स्पेस के लिए भी जाते हैं, कॉमर्शियल स्पेस को भी ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो उस लिहाज से जीएसटी के पर्सपेक्टिव में क्या माइंड में रखना चाहिए कि भाई हमें ऑफिस स्पेस या फिर अगर कोई दुकान परचेज़ करनी है अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो उसमें सीएलपी यानी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन वाला लें या फिर रेडी टू मूव वाला लें, उनके पर्सपेक्टिव में कैसा रहेगा? सर जैसे आज के डेट में ऑफिस पे 2 तरह के ऑफिस हो गए हैं। पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, आज के डेट में ऑफिस भी एक लॉकेबल हो गया, एक अनलॉकेबल हो गया। अनलॉकेबल का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल क्लस्टर है, वो वर्किंग टाइप में हो गया। आप जाकर के रहिए वहां पे, ऑफिस आपको पूरा क्लस्टर मिलेगा। उस क्लस्टर में आपके तरह और भी बायर होंगे, जिससे एग्रीमेंट बना करके बिल्डर जो है एग्रीमेंट बना करके किसी और को लेट आउट करेगा। हो सकता है आपको भी लेट आउट करे या किसी और ब्रांड को दे दे, ऑफिसेज वगैरह। वो उसको लॉक नहीं कर सकते हैं, वो हो गया अनलॉकेबल। आपका जगह तो है बट आप लॉक नहीं कर सकते हैं। एक होता है लॉकेबल, जो आपका 200 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट का एक दे दिया गया ऑफिस, आप लॉक करके आप जा सकते हैं, आपके पास में पोजीशन है उसका। उसमें रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता, कम होता है कंपैरेटिवली। वो आप अपने ऑफिस ओपन करने के पर्पज से करते हैं। तो सर जैसे आप अपना घर अपने रहने के लिए लेते हैं या ऑफिस अपने रन करने के लिए चलते हैं, उस टाइम में वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। उस टाइम में ये मैटर करता है जो हमारा ऑफिस कितना अच्छा चले, कौन सी लोकेशन पर चले। उसका गुडविल, उसकी लोकेशन, वो आपने सेल्फ यूज करने के लिए लेते हैं, उसका मार्केट से हमेशा हायर प्राइस रहेगा। एक आम इन्वेस्टर है, वो अगर उसके पास ऑलरेडी रेसिडेंशियल हाउस है लेकिन वो चाहता है कि पैसिव इनकम के लिए एक ऑफिस ले ले, तो जिस लोकेशन पे वो ऑफिस ले रहे हैं उस लोकेशन को देखना पड़ेगा। वहां पे कोवर्किंग सक्सेसफुल है, लॉकेबल सक्सेसफुल है कि अनलॉकेबल सक्सेसफुल है, कि रिटेल अच्छा है। जैसे आज का रिटेल का वो चला गया है जमाना, जैसे लेट से कि वेबसाइट हो गया, हल्दीराम हो गए, ये सब रिटेल वाले में क्या करते हैं, पूरे क्लस्टर लेते हैं, लीज पर ले लेते हैं 10 साल 15 साल के लिए। आपको एक्स अमाउंट आपको पर स्क्वायर फीट, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, 150 रुपये मिलते रहेंगे। तो आपको खुद जज करना पड़ेगा जो हमको फिक्स इनकम में रूप में रखना है या सेल्फ यूज करने के लिए रखना है। अगर सेल्फ यूज लॉकेबल ऑफिस में जाइए, अगर आपको रेंटल चाहिए तो अनलॉकेबल चाहिए। अनलॉकेबल में कंपैरेटिवली आपका कॉस्ट भी कम पड़ता है। ऑफिस में जाइए या रिटेल में जाइए, रिटेल में आपका कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, तकरीबन डबल अमाउंट का डिफरेंस होता है। जैसे अगर ऑफिस स्पेस 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलता है तो आपको रिटेल में 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलेगा। तो ये बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स को एनालिसिस करने के बाद ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक आम निवेशक, जीएसटी के एंगल से दोनों केस में जीएसटी 12% है। चाहे लॉकेबल ऑफिस लीजिए, अनलॉकेबल ऑफिस लीजिए, चाहे रिटेल लीजिए, सेल्फ यूज के लीजिए, सब केस में 12% जीएसटी मिलेगा, देना पड़ेगा आपको अगर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड में लेते हैं तो। हमें ये बताइए कि एक आम निवेशक है जो कि मकान, दुकान या ऑफिस स्पेस लेना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा नियम कानूनों की जानकारी नहीं है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं, क्या क्या ड्यू डिलीजेंस वो करे ताकि उसका हित सुरक्षित रहे, पैसा सुरक्षित रहे? सर सबसे पहले जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, ये मान के चलिए आपकी बहुत मेहनत का कमाई का पैसा है और आपने बहुत अच्छी तरह 20% कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए चाहते हैं तो 80% मान के चलता हूँ बैंक फाइनेंस कर देते, 20% आपको खुद इन्फ्यूज करना पड़ता है। तो जो 20% अर्न करने में काफी आपने मेहनत किया है, तो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले
आपको ड्यू डिलिजेंस ये करना है कि बिल्डर का आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, वो बिल्डर क्या पहला प्रोजेक्ट है या पहले भी उन्होंने डिलीवर किया है, टाइम पे डिलीवर किया है या बाय फोर्सफुली उन्होंने लेट से डिलीवर किया है। अगर टाइम पे डिलीवर कर रहा है, रेपुटेड बिल्डर है, और रेपुटेड बिल्डर का मतलब ही है कि जो टाइम पे डिलीवर किया तो रेपुटेड बिल्डर है, उन्होंने कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। लोकेशन कौन सा है, क्या उस लोकेशन में इंडस्ट्री आने वाले हैं, अगर आप सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं क्या इंडस्ट्री है, क्या आप अपने जॉब सर्विस या जो भी कम्यूट करना चाहते हैं आपके लोकेशन से वो नजदीक है। उसके अलावा कोई भी बिल्डर का अगर अथॉरिटी से है कि फ्री होल्ड, जैसे आप गाजियाबाद में कोई बिल्डर है तो उस वहां पे फ्री होल्ड लैंड मिलता है, नोएडा में जाएंगे तो लीज होल्ड मिलता है, फरीदाबाद में आ जाएंगे तो फ्री होल्ड मिलता है। तो हर लोकेशन का अलग अलग एडवांटेज है। अगर ग्रेटर नोएडा में जाते हैं तो वहां पर लीज होल्ड मिलता है, अथॉरिटी का होता है 90 साल 99 साल के लिए मिलता है। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा जो बिल्डर जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से अलॉटमेंट लिया है उसका ईएमआई टाइम पे पे कर रहा है नहीं पे कर रहा है, क्योंकि अगर ईएमआई नहीं पे करता है टाइम पे तो एक तो वहां पे अथॉरिटी का पेमेंट पेंडिंग है, इधर से कंस्ट्रक्शन भी काम करना है उनको, तो क्या उनके पास इतना इनफ्लो है कि दोनों एक साथ मैनेज कर सकते हैं। क्या लैंड आपका 100% पेड ऑफ लैंड है, तो कभी भी अगर अथॉरिटी वाले जमीन वाले में जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कितना परसेंट पे ऑफ कर दिया लैंड का। अगर 100% पे ऑफ लैंड है तब तो बिल्कुल आप रिस्क फ्री हो गए। नोएडा अथॉरिटी में या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आप देखेंगे जो लैंड का 100% पे ऑफ हो चुका है, जिसका एनओसी मिल चुका है, उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा आपको ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पर लैंड की पेमेंट पेंडिंग है तो वहां पे आपको बिल्कुल ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अथॉरिटी का अपना मीटर चलता है इंटरेस्ट का, वो पे करना मुश्किल है अथॉरिटी का। लेकिन जब गाजियाबाद में जाते हैं तो गाजियाबाद में आपको डे 1 में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिलता है। वहां पे केवल एक ही क्राइटेरिया देखना है कंस्ट्रक्शन हो रही है कि नहीं, वहां पे ईएमआई का चक्कर नहीं होता। तो हर लोकेशन वाइज आपको ड्यू डिलिजेंस सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। और किसी भी प्रोजेक्ट में 70% मान के चलिए जो कॉस्ट जो केवल लैंड का होता है 70% मान के चलिए आप आज के अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट में 70% लैंड कॉस्ट आज के डेट में लैंड बहुत ही कॉस्टली है। ओके। और एक चीज बताइए कि सब लोग समाज में एक समान नहीं है, किसी को पैसे की मतलब फ्लो कैश फ्लो ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी की आमदनी अभी कम है बाद में हो सकता है बढ़ जाए। तो इसके हिसाब से आप किस तरह के लोगों के लिए कैसा आप रिकमेंड करेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन ले डिफरेंट सेगमेंट में, या वो तुरंत मतलब रेडी टू मूव वाला प्रॉपर्टी ले, किस तरह के निवेशक कैसी प्रॉपर्टी प्रेफर करें? सर, जो छोटे इन्वेस्टर है, मैं हमेशा बोलता हूँ छोटे इन्वेस्टर को ना रिस्क कम लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो हार्ड अर्न मनी है ना वो पूरे सब्सटेंशियल पीरियड की कमाई का हार्ड अर्न मनी है। अगर कोई प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया तो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट एटलीस्ट कम से कम होता है, और आपने उसमें 50 लाख लगाया हुआ है तो आपका परसेंटेज तो बिल्कुल 1% है जी, उसके लिए तो 1% है, लेकिन आपके लिए 100% है। तो आप लगा रहे हैं पैसे, वहां पर आपका वेटेज बहुत कम है, लेकिन आपके लिए 100% पैसा है। तो कभी भी हम तो हमेशा प्रीफर करेंगे कि जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है उसमें जाइए, या जिसको लगता है कि अबाउट टू रेडी टू मूव है, जैसे लगता है नियर फ्यूचर में उन्होंने एप्लीकेशन ओसी का सबमिट कर दिया अथॉरिटी में, और 6 महीने में, क्योंकि अथॉरिटी में ओसी अप्लाई करने के बाद भी कम से कम 6 महीने लग जाते हैं उसको ऑडिट करने में, कंप्लेंट्स करने में। आपको इंटरनली पता करना पड़ेगा कोई बिल्डर अगर स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर दिया है, कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर दिया है, केवल गेट लगवाने हैं, डोर लगवाने हैं, बेसिक एमिनिटीज पेंडिंग है, उस पीरियड में आप जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू उन्होंने एप्लीकेशन मूव कर दिया हो अथॉरिटी में कि हमको ओसी के लिए जा रहे हैं। क्योंकि बिल्डर जो ओसी अप्लाई भी करता है ना उसका भी बहुत बड़ा होर्डिंग लगाता है जो इस प्रोजेक्ट का ओसी अप्लाइड हो चुका है। अब समझ सकते हैं मार्केट टूल्स है वो भी अभी ओसी के रूप में दर्शाता है उसको। बिल्कुल, इवन की रेरा के लिए अप्लाई किया है वो भी लिखता है, पहले जब आता था एड तो लिखता था जो रेरा अप्रूव्ड, लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया कि आप रेरा अप्रूव नहीं है, रेरा एप्लीकेशन केवल दिया है, तो आप केवल लिख सकते हो रेरा अप्लाइड, ना कि रेरा अप्रूव।
ओके। छोटी छोटी चीज के वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा जो भी इन्वेस्टर है। आपने रेरा अप्लाई किया, रेरा अप्रूव नहीं है। आपने ओसी अप्लाई किया है, ओसी अप्रूव नहीं है। तो आपको उस एंगल से देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शिशिर जी, मुझे लगता है कि आज प्रसाद सर ने बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न लोगों के मन में रहती है, जो टेक्निकलिटी और जो पेचीदगियाँ होती हैं, उनको यहाँ बताने की कोशिश की होगी दूर और करने की कोशिश की जी। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर फिर भी कोई अगर लोगों के मन में कोई सवाल अगर रह गया है तो कमेंट में आप अपना सवाल लिख दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और उस सवाल को आगे हम प्रसाद सर से लेने की कोशिश करेंगे। प्रसाद सर, आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े, और मैं जानना चाहूँगा अगर आप क्लोजिंग में कोई चीज़ आप अपनी तरफ से लोगों को सलाह देना चाह रहे हो, कोई बताना चाह रहे हो, तो प्लीज़ वेलकम। सर हमारे ओर से बिल्कुल वेलकम है। सबसे पहले आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने का। फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कस्टमर, मैं देखिए कोई भी प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट है, तो कस्टमर को प्रायोरिटी जरूर देता है। ठीक है, हमारे बिल्डर भी हमारे क्लाइंट है और कस्टमर हमारे उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसके हार्ड अर्न मनी लग रहे हैं। तो चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी बिल्डर हो, कोई भी डेवलपर हो, उसको सही सलाह दिया जाता है। और वो लोग भी काफी, देखिए पहले एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नाम आता था रियल एस्टेट, लेकिन आज के डेट में पूरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया है रियल एस्टेट। बड़े बड़े प्लेयर आ गए, चाहे वो अदानी आ गए, गोदरेज आ गए, बड़े बड़े प्लेयर है और सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए। तो आज के डेट में लॉ को आपको कंप्लेंस करना ही पड़ेगा। लास्ट में जाते जाते मैं यही एक बार बोल सकता हूँ कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से कि सस्ता निवेश हमेशा बेहतर नहीं होता है। सही निवेश वही जो जोखिम और रिटर्न दोनों को संतुलित करे, इसको ध्यान में रखते हुए करिए इन्वेस्टमेंट। शुक्रिया प्रसाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और शिशिर जी आपका बहुत बहुत थैंक यू सर।